हाय गाइस, फाइनली देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि एसएससी सीजीएल 2024 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है। अब आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, फाइनल रिज़ल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली में फाइनल आंसर की पहले आनी चाहिए थी। आपके एक आंसर की आई, जैसा आपने पेपर दिया उसके कुछ दिनों बाद, और आपने उससे आइडिया लगाया कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। कुछ क्वेश्चंस एसएससी की तरफ से गलत थे जिनको आपने चैलेंज किया। अब उन क्वेश्चंस के आंसर एक्चुअली में एसएससी को एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसका एक फाइनल आंसर की देनी चाहिए कि आपके मार्क्स जो है कितने बढ़े या नहीं बढ़े। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपके मार्क्स क्या रहने वाले हैं तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते थे। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि आपको आपके मार्क्स नहीं पता, और क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपने चैलेंज किए हैं उसका एग्जैक्ट कह नहीं सकते कि वो क्वेश्चन के मार्क्स आपके बढ़ेंगे या कम होंगे। अगर मान लो जो क्वेश्चन बच्चों ने चैलेंज किया उसमें आपको पहले ही मार्क्स अवार्ड हो चुके हैं, और वो क्वेश्चन ऑप्शन आपका कुछ और है और उन बच्चों ने जो चैलेंज किया वो क्वेश्चन कुछ और है, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम भी हो जाए। अगर बेनिफिट टू ऑल जाता है तो आपके मार्क्स सेम रहेंगे, बट उन बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे जिनका ऑलरेडी गलत है। इससे रैंक में भी वेरिएशन आएगा, स्कोर में भी वेरिएशन आएगा। तो 18 जनवरी को ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि शिफ्ट के लेवल में भी थोड़ा डिफरेंस था, जिससे 5-6 नंबर का वो भी अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी जो बच्चे हैं उनके जो स्कोर है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, और कुछ जनरल ट्रेंड भी बता रहा हूँ, ताकि ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ और सिर्फ उस पर रिलाई करें कि अगर स्कोर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, मैं रैंकिंग के बेसिस पे भी बताऊंगा। माय नेम इज़ हेमंत, और जो मुझे जानते हैं वो ये वीडियो सीरियसली देखेंगे। बाकी अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप इसको समझें पहले, जो भी चीज़ें यहाँ हो रही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करें। देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 और 23। ठीक है, अभी मैं बात करूँगा एक एक करके टॉप 300 कैंडिडेट्स का। अगर मैंने डाटा लिया है दोनों एग्ज़ाम का, ठीक है, टॉप 300 कैंडिडेट्स भरते क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो टॉप 300 कैंडिडेट्स का क्या प्रेफरेंस रहती है पहले हम वो देख लेते हैं। सीजीएल 22 में जो टॉप 300 कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस दी, ठीक है, वो किसको दी ये भी देख लेते हैं। और सीजीएल 22 में 66 कैंडिडेट्स ने जो है वो एमईए को चूज़ किया, और आईटीआई चूज़ किया 67 कैंडिडेट्स ने। टॉप 300 की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें और कैटेगरीज के भी है, खाली यूआर नहीं है। 35 बच्चों ने 35 ने जीएसटी इंस्पेक्टर को चूज़ किया, 20 बच्चों ने डिविजनल अकाउंटेंट को, और 64 ने एएसओ सीएसएस, और 9 स्टूडेंट्स ने ईडी। सीजीएल 23 में वहाँ पर थोड़े और चेंजेस देखने को मिले। 74 स्टूडेंट्स ने एमई को चूज़ किया, 30 स्टूडेंट्स ने आईटीआई, और 103 स्टूडेंट्स ने जीएसटी इंस्पेक्टर। क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर की दिल्ली में यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आई नॉर्थ जोन में, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस हुआ है। सीएसएस को 50 बच्चों ने, हालांकि सीएसएस की भी लगभग 1000 वैकेंसी थी, और 4 जो है ईडी के स्टूडेंट रहे। इस बार जो मेरा मानना है, टॉप 300 में 90 बच्चे तो आपके एमईए के आएंगे, 55 के अप्रॉक्स, क्योंकि दिल्ली में वैकेंसीज़ है। दिल्ली में 22-23 वैकेंसीज, फिर चंडीगढ़ में वैकेंसीज, फिर भोपाल में वैकेंसीज, फिर कोलकाता में वैकेंसीज, और जयपुर, लखनऊ, ये जोन्स में आईटीआई की वैकेंसी होने की वजह से, प्लस जिन बच्चों के कंप्यूटर में स्कोर कम होते हैं, ठीक है, जो सीपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर के स्कोर की वजह से, और जो मिनिमम बेंचमार्क पर है, वो आईटीआई की पोस्ट को ऑप्ट करेंगे। दूसरा, जो बच्चे कलर ब्लाइंड होते हैं वो आईटीआई की पोस्ट को ऑप्ट करेंगे। तीसरा, जो बच्चे आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि जीएसटी में उन्हें टाइम नहीं मिलेगा, जो भी है, जो भी उनका रीजंस है, जहाँ से भी उन्होंने देखा, वो आईटीआई की पोस्ट को ऑप्ट करेंगे। चौथा, आईटीआई को ऑप्ट करने वाले वो बच्चे हैं जो प्रमोशंस को भी देखते हैं। हालांकि आईटीआई और जीएसटी में प्रमोशंस ऑलमोस्ट सेम है। आईटीआई पहले होता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का प्रमोशन फास्ट हो जाता था। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इतना ही, आगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मेरे हिसाब से 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी, पर एक एक चीज़ टू द पॉइंट होगी। ठीक है, 70 बच्चे मेरे को लगता है कि जीएसटी इंस्पेक्टर ऑप्ट करेंगे टॉप 300 में, क्योंकि दिल्ली में इस बार 64 वैकेंसीज है, प्लस नॉर्थ में चंडीगढ़ जोन वगैरह, या जो भी ऑप्ट करेंगे दिल्ली लेने की वजह से, तो वो प्लस माइनस ही रह सकता है थोड़ा। 10 बच्चे हो सकता है डिविजनल अकाउंटेंट भी ऑप्ट करें, जिनको फर्दर यूपीएससी की तैयारी करनी है, जो ऐसे रिमोट एरियाज से हैं जिनके नंबर आए हुए हैं, जो कि अपना पीसफुल लाइफ चाहते हैं, या कोई और स्टेट में है जो, और वो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर, जो जीएसटी में ऑलरेडी है, वो चाहते हैं डिविजनल अकाउंटेंट मिले, तो वो ऑप्ट कर सकते हैं। 40 बच्चे ऐसे होंगे, स्पेशली गर्ल्स, जो सीएसएस को ऑप्ट करेंगी, कंसीडरिंग की फील्ड जॉब में ना फंसे और ऐसा रहे कि पीसफुल दिल्ली सेफ एंड सिक्योर मिले। ठीक है, एमई के बाद या एमईए में ना भी जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीएसएस ही ऑप्ट करते हैं कि फ़ॉरेन नहीं जाना, सीएसएस की मिनिस्ट्रीज़ को ऑप्ट करते हैं। आप पिछला ट्रेंड भी देख सकते हैं, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ईडी को ऑप्ट करने वाले इस बार की ईडी की वैकेंसी ज़्यादा है,
और जिसमें जहाँ पर इधर रिस्क लगेगा वो 15 से 20 बच्चे ईडी को ऑप्ट करेंगे। बाकी 2 4 5 10 पोस्ट जो बची वो सीवीसी, पार्लियामेंट अफेयर, इलेक्शन कमीशन, रेलवेज़, ये बच्चे भी रहेंगे। ठीक है, तो ये मेजर रहेगा। यानी कि अगर आपकी 300 रैंक बन रही है तो आपको ये सारी पोस्ट ईजिली मिल सकती है और आप सेफ हो। इवन जीएसटी दिल्ली में भी अगर आपकी 250 के रैंक के प्लस है, 250 के आसपास है, तो भी आप सेफ हो सकते हो। हालांकि पिछली बार 103 बच्चों ने जीएसटी डाल दिया था। अब सोचने वाली बात है कि 300 में तो हो सकता है कि इनकम, पिछली बार इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इतनी वैकेंसी नहीं थी, इस बार इनकम टैक्स की ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बैलेंस आउट हो और 70 के आसपास जीएसटी देखने को मिले, क्योंकि एमईए की भी पिछली बार 74 थी। तो उस रीज़न को मद्देनज़र रखते हुए, मेरे को ध्यान में रखते हुए, मैं ये एक गैस मेरा है पर्सनल, ठीक है, जो मेरी अपनी एनालिसिस है। अगर हम मैं बात करूँ इस वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस, तो हम देखेंगे पोस्ट की डिटेल भी देखेंगे, कौन सी पोस्ट दिल्ली में रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, या जिस भी रीजन से आप हो क्या वो पोस्ट वहाँ के लिए सूटेबल है। पोस्ट वाइज कट ऑफ भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एसएससी सीजीएल 24 में वैकेंसीज़ में क्या बदलाव आया है। यहाँ पर जो आप देखोगे 1400 प्लस वैकेंसी सीएसएस की हो गई। अगर हम पिछले 11-12 साल का डेटा ले लें, किसी साल इतनी वैकेंसी सीएसएस में नहीं आई जो इस बार है। तो पूरा का पूरा गेम हो सकता है चेंज हो जाए, पर जैसे कि मार्क्स है उस हिसाब से रैंक जो बन रही है, मैं अभी उसी पर आऊँगा धीरे धीरे, क्या मार्क्स रह सकते हैं। एमईए की भी इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, 180 जो भी, ठीक है, वो भी आप देखोगे लगभग 10 साल में कहीं नहीं देखने को मिलेगी एसओ एमईए। जबकि 16 में अगर हम देखें तो 148 थी, ठीक है, तब एमईए जो है 400 रैंक तक भी मिला था, क्योंकि इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 411 है, ये भी आप देखोगे तो बड़े, हर साल में 13 को छोड़ के जब कैडर स्ट्रक्चरिंग हुई, ऑलमोस्ट एक डिसेंट वैकेंसीज आई हुई है। जीएसटी इंस्पेक्टर की देखें तो लगभग 2600 वैकेंसीज, एक अच्छी खासी डिसेंट वैकेंसीज है। अगर सारे सालों को देख लें, सिर्फ और सिर्फ 2014 को जब कैडर स्ट्रक्चरिंग उसे हटा दें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी लगभग 350 वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज है सारे सालों को देखे होंगे। ठीक है, एग्जामिनर की भी अच्छी वैकेंसीज है। सीबीआई एसआई भी इस बार आया हुआ है और वो भी अच्छी वैकेंसीज है। एईओ ईडी की भी इस बार अच्छी वैकेंसीज है। 3 डिजिट में एईओ ईडी, मतलब आप देखोगे ऑलमोस्ट बहुत कम ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा। नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की भी इस बार वैकेंसीज आई हुई है, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। सीजीडी ऑडिटर की भी अच्छी वैकेंसीज है। सीबीईसी टीए की भी लगभग 1600 वैकेंसीज है, तो जो कि अब तक की हाईएस्ट है अगर पहले 2 साल को छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखोगे कि सीजीएल 24 में पॉजिटिव है। तो आप जो है अगर देखो पिछले साल लास्ट ईयर्स को, तो उसके मुकाबले अच्छी वैकेंसीज है ग्रुप बी की। ठीक है, अब मैं बात करूँगा एक एक करके पोस्ट की, और फिर उसके बाद कट ऑफ की बात करूँगा। देखिए, एएसओ सीएसएस का तो आपने देख ही लिया। यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये भी कि कलर ब्लाइंड में एलिजिबिलिटी को लेके, तो मैं बता दूं, अगर एसएससी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है तो कलर ब्लाइंड में अगर उन्होंने येस टिक किया हुआ है तो आपको एलिजिबल माना जाएगा। आप इसके लिए अपील भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर एलिजिबल लिखा है तब, ठीक है, वैसे तो इसका चेंज जल्दी आ जाएगा, इसका कोरिजेंडम एक आएगा, दैट इज़ आई एम 100% श्योर। ठीक है, उन पोस्ट के लिए सूटेबल नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आता है इन दैट केस यू शुड वेट टिल 26, जो भी लास्ट डेट है उससे एक दिन पहले तक वेट करो। अपना जो है कोई पोस्ट प्रेफरेंस में बहुत जल्दी मत करना। ठीक है, तो एएसओ सीएसएस के बारे में एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, उसमें एएसओ सीएसएस के बारे में, प्रमोशंस, इसके ट्रांसफ़र हो सकता नहीं हो सकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। आईबी की अगर मैं बात करूँ, आईबी में एएसओ जो है वो मोस्टली दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल जाती है, बट चेंज भी हो सकती है और आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और मोस्टली चांसेस रहते हैं दिल्ली में, और काम जो है आपका जनरली एडमिन, अकाउंट्स, लीगल सेल, पेंसिल सेल, ऐसे काम रहता है, फाइल वर्क। ठीक है, एएसओ अगर मैं बात करूँ रेलवेज़ की, तो आप हेडक्वार्टर में रहते हैं मेट्रो भवन के पास, मेट्रो रेल, और रेलवे में आपके वही पर्क्स है, रेलवे का पास वगैरह मिल जाता है, बाकी फाइल वर्क है। एमईए में इस बार 181, एमई के पर्क्स का सबको पता है, मेरी एक डिटेल वीडियो भी है, वो देख लेना आप। आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर 19 पोस्ट है, इसका भी जनरली वर्क फाइल वर्क ही रहता है, बस इसमें थोड़े से जो है आपको फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं होता, जो स्मार्टफोन्स है, बाकी फाइल वर्क ही रहेगा इसमें भी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें बाकी इलेक्शन के टाइम के अलावा आपके पास वर्कलोड बहुत कम होता है, प्रमोशन ठीक ठाक है, 4-5 साल में आप एसओ बन जाते हैं। प्लस इसमें
और भी पर्क्स हैं आपको जहाँ भी है, और दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन है तो आप हैंडल करने के लिए आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो एक पूरा आपको एक खातिरदारी होती है, आपको एक पूरी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। एनआईसी की अगर मैं बात करूँ तो एनआईसी ऑल इंडिया रहेगा। एनआईसी के और भी जगह ऑफिसेज है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, और पोस्ट का ऐसा नहीं कि मेरिट बेसिस पर अलॉटमेंट है। माईटी की अगर मैं बात करूँ डेली बेस्ड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स। कैट जो है ऑल इंडिया रहेगा, तो इसमें भी कोई ऐसा नहीं है, मेरिट बेस्ड रैंडम है ये भी, ठीक है। पार्लियामेंट्री का आपका दिल्ली में पोस्टिंग रहेगी, एएसओ की, तो ये आप ऑप्ट कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, काफ़ी रिस्पेक्ट भी मिलती है आपको बाहर भी। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी ऑल इंडिया पोस्ट है और रैंडम इसकी हो जाती है आपकी, ठीक है। वैसे इसमें मोस्टली 99% चांस है कि आपको दिल्ली मिल जाए, ठीक है, क्योंकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस में बहुत कम भेजते हैं जो सेंट्रल में लगते हैं। और सीआईसी वो होता है जो अपील जब आप करते हो किसी आरटीआई में आपने करा, तो वो सीआईसी के पास जाती है, ठीक है। जब आप आरटीआई फाइल करते हैं अपील के बाद, सेकंड अपील जो है सीआईसी में आती है, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, ये गोलकनाथ मार्ग पर। तो चांसेस इसके 99% दिल्ली के ही रहते हैं, ठीक है। फिर सीबीआईसी का तो आपको डिटेल्ड जीएसटी इंस्पेक्टर की जो है वो मिल जाएगी मेरी वीडियो, उसमें आप देख सकते हो सारी चीज़ें, उसमें मैंने डिस्कस करी हुई है प्रोफाइल के बारे में, कैसा क्या काम है, ठीक है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 वैकेंसी, इसका भी मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस किया हुआ है। कस्टम्स का रोल एक्चुअली में क्या रहता है, आपका पोर्ट पर भी रहते हो आप, अगर किसी चेन्नई मुंबई जैसे पोर्ट पर हो तो वहाँ पर आपको एग्जामिने जो आरएनआई और स्मगलिंग को रोकने का काम है, बेसिकली वो रहता है। शिप्स के ऊपर आप जाते हो, चेक करते हो कोई लिकर तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं है, और प्लस बैकएंड में भी रहता है, एयरपोर्ट पर भी काम रहता है आपका। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, बैगेज सेक्शन में भी हो सकते हो आप, एआई इंटेलिजेंस यूनिट में भी हो सकते हो, जहाँ पर आपको देखना होगा कौन पैसेंजर की प्रोफाइल देखनी होगी, कौन आ रहा है जा रहा है, क्या मूवमेंट है, ऐसी चीज़ें। और प्लस ग्रीन चैनल रेड चैनल पर ड्यूटी रहती है, जहाँ पर आपको देखना होता है कि भाई कोई गुड्स जो वो ला रहे हैं वो प्रोहिबिटेड गुड्स है या नहीं है, जो उन्होंने डिक्लेयर किए नहीं है। ये सारी पोस्टिंग जनरली कस्टम्स में रहती है। शिप के ऊपर भी अगर कोई स्मगल्ड गुड्स जा रहे हैं डॉक पर, प्रिवेंटिव ऑफिसर रहता है गेट पर, ठीक है। तो ऐसी ड्यूटीज़ अलग अलग लगती है। एग्जामिनर की 145 वैकेंसी, एग्जामिनर में जनरली आपको डॉक एग्जामिनेशन करना होता है। कंटेनर्स में जो भी माल आ रहा जा रहा है उसकी वैल्यू प्रॉपरली डिक्लेयर्ड है, और जो एचएसएन या जो भी चीज़ें उसने बताई है वही गुड्स है या नहीं है, कोई दूसरा गुड्स तो नहीं है, ये एग्जामिन करना होता है। अप्रेजर इसके बाद की पोस्ट होती है जो प्रमोशन से बनते हैं, वो एक्चुअली वैल्यू को अप्रेज करते हैं कि उतनी ही वैल्यू का गुड्स है या नहीं है जितना है। एग्जामिनेशन में सिर्फ आपको चेक करना है वही गुड्स है या नहीं है, अंडर इनवॉइसिंग तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि एक्चुअल में माल जितने का है उतने का ही है या नहीं है, ठीक है। ईडी का 92 वैकेंसीज है, जैसे मैंने बताया लगभग 3 डिजिट में ही होने वाली है। और ईडी का जैसे सबको पता है पीएमएलए एक्ट, एक वीडियो भी हमारा शॉर्ट भी है ईडी के एक ऑफिसर के साथ, वो देख लेना। तो ईडी में जनरली आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया रहती है, और पहले ऐसा होता था कि रैंडम होती थी, बट अब कुछ एक दो बैचेस के बाद 2022 के बाद क्या कर दिया कि आपकी मेरिट बनेगी, वहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा प्लस एसएससी की रैंक, मतलब पहले एसएससी की रैंक का वेटेज रहेगा 40-50%, प्लस आपका एक एग्ज़ाम लेंगे ट्रेनिंग के बाद, उसका वेटेज रहेगा। उन दोनों को मिला के जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लेंगे, फिर आपको जो है अलॉट करेंगे रीजन। तो ईडी एक अच्छी पोस्ट है, थोड़ा सा वर्कलोड हैक्टिक रहता है इसमें, बस ये देख लेना 8 बजे तक, शाम को 10 बजे तक भी बैठना पड़ सकता है। 2 से 3 दिन भी ईडी की जो है सर्चिस रहती है, रेड रहती है, तो वहाँ पर भी आपको जो है इन्वॉल्व रहना पड़ता है सारी चीज़ों में जो भी चलती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल इंस्पेक्टर जो 66 है, ये भी ऑल इंडिया बट मेरिट बेस्ड है, पर इसमें थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आपके पास अगर जो भी सर्कल है आप उसके इंस्पेक्ट का अगर आपके पास आ जाए जितने पोस्ट ऑफिस है, तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है, हेक्टिक जॉब है काफ़ी, ठीक है। और पर पावर्स रहती है थोड़ी बहुत, बट सिर्फ पोस्ट ऑफिस के दायरे में, तो इतना वो नहीं है, और वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जैसे पहले ही ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एक वीडियो में देख लेना मेरी, वहाँ सब कुछ बताया हुआ है मैंने। सीबीआई की अगर मैं बात करूँ 166 वैकेंसी है, सीबीआई की एक अच्छी प्रोफाइल रहती है। आप अलग अलग जगह पर आप देखते हो, वाइट कॉलर क्राइम्स को भी देखते हो, एंटी करप्शन में भी जाते हो। सीबीआई के अंदर अलग अलग सेल्स हैं जहाँ पर आप रहते हो, यूनिट्स बनी हुई है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरिट बेसिस पर है, रैंडम एलोकेशन है, ठीक है। हर रैंडम एलोकेशन में एक चीज़ रहती है यूनिक कि आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे साइट करके, उसे एड्रेस करके कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये रीज़न दिया जाए। समटाइम्स दे कंसीडर, समटाइम्स दे डू नॉट कंसीडर इट, ठीक है। बट आपको एक बेनिफिट रहता है कि आप ट्रांसफ़र लेके कभी भी अपने जोन में आ सकते हो सीबीआई के अंदर, ठीक है, कुछ ईयर्स के बाद, ठीक है। प्रमोशन भी ठीक ठाक रहता है, बट थोड़ी सी हैक्टिक रहती है। वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप को कभी भी बुलाया जा सकता है, और केसेस में आप अगर इन्वॉल्व हैं तो बहुत ज़्यादा कोर्ट के मैटर्स भी रह सकते हैं, कोर्ट में जाना आना, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ ईडी में एईओ की मैं कर चुका हूँ, तो ये जो हमने पहले ईडी की बात करी वो सेम ही थी। आगे चलते हैं, अब टेक्सटाइल वगैरह इस पे आ जाता हूँ मैं, लेवल 6 वाली पे। ये भी ऑल इंडिया पोस्ट टेक्सटाइल के ऑफिस इंदौर में भी है, जयपुर में भी है, जहाँ जहाँ फैब्रिक का काम है वहाँ मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के भी आपके 9-10 जगह, कोलकाता, राजस्थान, हर जगह मिलेंगे इसके माइंस के। और ऑल इंडिया रैंडम अलॉटमेंट है दोनों में, ऐसा नहीं है मेरिट बेसिस पे। आईएमडी भी ऑल इंडिया है, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस भी ऑल इंडिया है, रैंडम अलॉटमेंट है, बट आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। लड़कियों को खासकर प्रायोरिटी दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जिस जिस भी स्टेट से हो, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस को अगर आप वो करते हो, तो आपको चांसेस है कि आपको आपका होम स्टेट दे दें। इंडियन कोस्ट गार्ड में जरूरी नहीं है, ये भी ऑल इंडिया है। फिर ईडी का असिस्टेंट सेम एईओ की तरह। फिर ट्राई भी ऑल इंडिया, ठीक है। एनआईए में, हालांकि एनआईए में सब इंस्पेक्टर एक अच्छी पावरफुल है और अच्छा, थोड़ा सीबीआई से ज़्यादा आप देखोगे कि आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है थोड़ी सी, आप वर्क लाइफ मैनेज कर लेते हो, थोड़ी रिलैक्स रहती है, थोड़ा नाम भी थोड़ा अच्छा है। हेडक्वार्टर दिल्ली में मोस्टली, मतलब 90% की पोस्टिंग दिल्ली में हो जाती है। जितने भी पिछले बैचेस से सेलेक्ट हुए, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट में, 90% दिल्ली में आ गए, ठीक है, उनकी पोस्टिंग दिल्ली हो गई। अगर मैं सीबीआईसी एग्जीक्यूटिव की बात करूँ, 111 पोस्ट है, जिसके बाद आप इंस्पेक्टर प्रमोट हो जाते हो, अगर आप इंस्पेक्टर की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। यानी आप कलर ब्लाइंड अगर नहीं हो, तब आप E2 इंस्पेक्टर चले जाओगे, ठीक है। NHRC रिसर्च असिस्टेंट ऑल इंडिया। फिर सेंट्रल विजिलेंस, एक दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग है और अच्छी है सीवीसी में। पहले तो इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती थी सीवीसी की, ठीक है, हमारे टाइम पर। फिर नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की, जो भी बच्चा, 15 सीट है, जिसके बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं बट उसे लगता है कि उसकी टाइपिंग क्लियर नहीं हो रही, उसे लगता है कि इनकम टैक्स में उसे उसका स्टेट नहीं मिलेगा, दिल्ली, राजस्थान, MP, यूपी, इन 4 स्टेट से है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को भर सकता है। एक अच्छी प्रोफाइल है, पुलिस जैसी पावर आपको फील हो जाएगी, बट एक पर्टिकुलर डोमेन में, ड्रग्स वाले में। ऐसा ही नारकोटिक्स की एक डिटेल वीडियो, लगभग काम सेम ही रहता है। यहाँ पर प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस का काम रहता है बेसिकली, मतलब आपको जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी इंटेलिजेंस डेवलप करके उन्हें प्रिवेंट करना है, बीइंग स्मगल्ड, या उनको जो है उनकी जो भी कल्टीवेशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। हेडक्वार्टर ग्वालियर में रहता है। नॉन सेंसिटिव चार्ज भी आपको दे सकते हैं और वहाँ भी आप पोस्टिंग काट सकते हो, 3-4 साल वहाँ भी रह सकते हो, लाइसेंस इशू का काम भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी नीमच, कोटा और गाजीपुर और दिल्ली में भी पोस्टिंग है इसकी, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल की अगर मैं बात करूँ, 6 सीट है ऑल इंडिया। और DFSS की ऑल इंडिया। और एनक्लेट की अगर मैं बात करूँ, 2 हैं, देखो ये NCLT और एनक्लेट। NCLT का प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है, पर इसका एक रीजनल बेंच चेन्नई में भी है, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग चेन्नई में भी हो सकती है, बट चांसेस ये रहेंगे कि 2 ही सीटें प्रिंसिपल बेंच में दे दें अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, बट फिर भी जिसे मिलता है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी NCLT के ऑफिस जो है 7 जोन में डिवाइडेड है, आपका किसी भी जोन में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके भी ऑल इंडिया रैंडम है। और अगर मैं बात करूँ स्टेट्स की, तो इसके बारे में तो हमने मतलब असिस्टेंट की एक पहली बार पोस्ट आ रही है, ठीक है, इसकी भी आपकी ऑल इंडिया रहेगी लाइबिलिटी। और फिर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट अफेयर की, तो कॉर्पोरेट अफेयर के ऑफिस एसओ में भी अलग अलग जगह पर है। इसके भी आपको पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, बट क्योंकि 1-2 सीट होती है तो जनरली हेडक्वार्टर में ही रख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आपके इंसॉल्वेंसी बोर्ड, अलग अलग सबॉर्डिनेट ऑफिस भी है, वहाँ भी आपको रखा जा सकता है, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर मैं असिस्टेंट एएसओ की बात करूँ, तो कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो एएसओ के चांसेस है कि वो दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, 11 सीट है। पहले भी एनसीबी में जब पोस्ट आई एसआई की, तो ज़्यादातर बच्चों को दिल्ली जोन दे दिया, ठीक है। तो इसमें चांसेस रहेंगे आपको, बट एएसओ में, खासकर एएसओ में दिल्ली के चांसेस रहेंगे। कैग में डिविजनल अकाउंटेंट की 85 पोस्ट है, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है, वो देख लेना। बाकी मतलब अगर आपको आपका होम स्टेट मिले तभी ये पोस्ट प्रेफरेबल है, अदरवाइज़ अ बिग नो, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, दूसरे स्टेट में रीजनल इश्यूज़ भी आते हैं। अगर आप सेंट्रल की तरफ से रिप्रेजेंट भी कर रहे हो बट लैंग्वेज बैरियर्स रहेंगे, तो दैट इज़ नॉट गुड। टिल गुजरात, महाराष्ट्र इट इज़ गुड। बाकी उड़ीसा, बिहार, बंगाल जैसी जगह पर अगर आप वहाँ के नहीं हो तो आपको सर्वाइवल डिफ़िकल्ट होगा। इवन बिहार भी आप ऑप्ट कर सकते हो एक बार को, बट उड़ीसा, बंगाल या बिग नो, ठीक है। चेन्नई तो आप भूल ही जाओ इसमें अगर गलती से फंस गए तो। फिर DGFT के ऑफिस भी ऑल इंडिया है, इसकी रैंडम पोस्टिंग है। फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अच्छी पोस्ट है, NCB में 63 पोस्ट है ऑल इंडिया। कोई ऐसा नहीं है मेरिट बेसिस पे अलॉटमेंट है, बट आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगा बाद में, ठीक है। ये 2 पोस्ट का अलग है, JSO और स्टैट्स का। फिर अब आ जाते हैं कैग ऑडिटर का आपका जो है वैकेंसीज स्टेट वाइज पहले डिक्लेयर नहीं होती है कहाँ पर है,
ठीक है। बट दिल्ली में क्योंकि इस कैग के काफ़ी सारे ऑफिस हैं, लगभग 15-16 कैग के ऑफिस हैं, दिल्ली मिलने के चांस रहते हैं। ट्रांसफ़र कैग में बंद है। आप सिर्फ लोन पर आ सकते हो, डेपुटेशन पे आ सकते हो, बट ट्रांसफ़र ऐसा नहीं है, आप करा लोगे, ठीक है। और कैग में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप डबल ए बन सकते हो, और डबल ए के बाद आप फील्ड में भी जाते हो, इवन ऑडिटर में भी आप फील्ड में भी जाते हो। बट अगर आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिलती है और कैग मिलती है ऑडिटर तो, और बाहर मिल रही है, तो आई विल रिकमेंड कि आप जीएसटी या इनकम टैक्स को प्रेफर करें कैग के उस पर, ठीक है। सीजीए अकाउंटेंट में 173 पोस्ट है, इसमें भी आपकी अच्छी, मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना, ठीक है। दिल्ली मिलने के चांसेस में रहते हैं क्योंकि मिनिस्ट्रीज़ में रहती है बेसिकली ये। सीजीसीए में भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, बट मेरिट बेस्ड पे, ये भी मेरिट बेस्ड, ये पहले मिनिस्ट्री आपको रैंडम मिलेगी, फिर उस मिनिस्ट्री में सीट मेरिट बेस पे, ये पूरा मेरिट बेस रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेरिट बेस, ठीक है। फिर उसके बाद PA SA में एक, यहाँ पर एक इस पोस्ट में सबसे ज़्यादा नुकसान ये है कि अगर आपने प्री जो है जनरल से क्वालिफाई किया है, ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेंस में PA SA मिलता है आपको, तो आपको जनरल से ही स्टेट दे देंगे, ये इसका ड्रॉबैक है। होना ये चाहिए कि आपको कैटेगरी के बेस पर अलॉटमेंट हो, तो ये हो सकता है आपकी, आप कैटेगरी से हो और आपका सिलेक्शन हुआ, आपको स्टेट मिला साउथ में, और जो जनरल का बच्चा है, ठीक है, उसको स्कोर, मतलब उसको जो भी रीजन से है वहाँ मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्री आपका जनरल से क्वालिफाई हो तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये देख लेना इस पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले, और आई डोंट रिकमेंड दिस पोस्ट, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो देख लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस पोस्ट पर, MSME, ये भी एक अच्छी पोस्ट है, बट फिर वही है, इसमें भी आपकी ऑल इंडिया लाइबिलिटी है और कहीं भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। फिर टेक्सटाइल SSA, सेम इसमें भी कहीं भी दे सकते हैं, जैसा ASO है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स UDC ग्वालियर मेनली रहेगा, ग्वालियर, कोटा और नीमच, जहाँ पर भी DNC डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर बैठते हैं, वहाँ ये पोस्टिंग रहेगी। तो एक अच्छी पोस्ट है, अगर आप राजस्थान MP से हो तो इसे ऑप्ट कर सकते हो। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया पोस्टिंग रहेगी, आई डोंट रिकमेंड दिस पोस्ट, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी दे सकते हैं, अरुणाचल भी दे सकते हैं, जहाँ पर भी वेदर फोरकास्टिंग के लिए ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, यू कैन बी पोस्टेड देयर, ठीक है। फिर DE डिफेंस, इसमें भी आपको कहीं भी दे सकते हैं, ऑल इंडिया लाइबिलिटी। फिर एग्रीकल्चर, इसमें भी ऑल इंडिया लाइबिलिटी। एटॉमिक एनर्जी ऑल इंडिया लाइबिलिटी। माइंस ऑल इंडिया लाइबिलिटी। साइंस एंड टेक ऑल इंडिया लाइबिलिटी। फिर इनकम टैक्स की तो आपको खैर वैकेंसी हमने बताई हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है CBIC, ये भी आपका वैकेंसी बताई हुई है। फिर नारकोटिक्स में SI, एक अच्छी पोस्ट है, 18 पोस्ट है, इसको आपको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए अगर आप इन 3-4 रीज़न से है, ठीक है। यूनिफॉर्म मिलती है, 40-100 ग्रेड पे होने के चांसेस है, कभी भी हो सकती है। मिनिस्ट्री से एक सर्कुलर आ चुका है, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब ये मान के चलो 75% है कि आपकी 4200 हो जाएगी। NTRO, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी देख लेना। IB में फिर अकाउंटेंट वगैरह, ये 13 पोस्ट है, ठीक है। फिर आपकी CGDA में इसकी वैकेंसीज एक्चुअली में इस बार अभी तक आई नहीं है, अगर आपको स्टेट वाइज मिलती है तो एक बार देख लेना CGDA की, उस हिसाब से ऑप्ट करना। इतनी अच्छी पोस्ट नहीं है, 3-3 साल में इसको ट्रांसफ़र हो जाता है, प्लस वर्क भी इतना कोई खास नहीं कराते आपसे, नॉर्मल बेसिक सा वर्क रहता है, पेंशन वगैरह या अकाउंट से रिलेटेड ही, ये सब जो भी आर्म्ड फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका। दूसरा, इसमें थोड़ा सा आपका पोस्टिंग हार्ड रीजन्स में भी होती है, उसके बाद आपको होम टाउन पोस्टिंग दे देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ़र होता रहेगा, इसलिए आई डोंट रिकमेंड दिस पोस्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी टफ है, इसको तो अवॉइड ही करना। फिर CIC, जैसे मैंने अभी बताया कि दिल्ली में ज़्यादातर चांस से मिल जाए आपको ये। गंगा वाली आपकी कहीं भी हो सकती है। फिर आपकी कंज्यूमर अफेयर भी कहीं भी हो सकती है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में UDC आपको दिल्ली मिल सकता है, और हाउसिंग अर्बन में भी चंडीगढ़ वगैरह में मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो था आपका सारा पोस्ट के बारे में जो मैंने बताना था। अब है ये जोन वाइज की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, जोन वाइज की वैकेंसीज ये है, इनकी कट ऑफ भी अभी मैं जोन वाइज डिस्कस कर लूँगा, थोड़ी सी सारी आपकी स्क्रीन पर है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ उससे कट ऑफ के बारे में, ठीक है। लगभग एवरेज ही मार्क्स 290-80 बन रहे थे इतने बच्चों में। अगर मैं वैकेंसीज़ की बात करूँ तो आप लगभग देखोगे कि हमारे पास जो वैकेंसीज़ हैं वो 7292, ठीक है। आप 18,000 देखोगे, बट ये वैकेंसी वो है जिसमें मैंने JSO और स्टैटिस्टिक्स वाले को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। यानी JSO और स्टैट इसमें नहीं है, इनको मैं एक्सक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे लगभग हमारे पास वैकेंसी है 7292,
जिसमें आपकी ग्रुप बी की 2641 है, ये वाली पोस्ट 4600 बाकी आपकी ग्रुप सी की है जिसमें आपकी ऑडिटर एंड टीए वैकेंसीज है। ओबीसी में 1554 है, यहाँ 2700 या 970 है या 1677 है, इस टाइप से आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें 17,000 में 361 में जो मेजर है हमारी 6,255 है, सारी अगर वैकेंसीज़ को हम मिला दें। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करेंगे अभी आगे इसमें कि कितनी जीएसटी इंस्पेक्टर की कट ऑफ जा सकती है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, हर साल का अगर हम देखें तो जितनी वैकेंसीज़ है उससे लगभग 300-400 तक AIR जाती है, जितनी वैकेंसीज़ है। ठीक है, 2641 है तो हो सकता है 3050 रैंक तक मिल जाए। अब ये रैंक कहीं भी जा सकती है किसी भी नंबर पे, वो डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही होता है गलत होता है। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था, बट क्योंकि अब पोस्ट प्रेफरेंस आ चुका है, जितने आपके नंबर हैं और जो प्रेजेंट में रैंक बन रही है सर्विस में उसके हिसाब से 330 के आसपास आपको जीएसटी इंस्पेक्टर की लास्ट कट ऑफ देखने को मिलेगी, यानी कि आपको 46 ग्रेड पेगी। ओबीसी में 327 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 326 के आसपास, एससी में आपको कैटेगरी 1100 तक, ये आपकी कैटेगरी 1100 लगभग बनेगी। इसमें आपका मान के चलो ये 1100 बन रही है आपकी 310-12 के आसपास। ठीक है, 310 से 12 के आसपास यहाँ पर लास्ट कट ऑफ जा सकती है आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर 2400 ग्रेड पे की, तो 2400 ग्रेड पे में भी आप देखोगे लगभग जितनी वैकेंसी है 6-7 हज़ार भी ऊपर गया है, मतलब डिपेंड करता है, एक्चुअली ये एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितनी जाती है। जैसे अब 46 से 51 है 24 में, तो लगभग मेरा मानना ये है कि 10 से 11 हज़ार के आसपास ये जा सकती है आपकी। ठीक है, 10-11 हज़ार के आसपास ये रैंक आपकी बनेगी 320 नंबर से लेके 22 नंबर के आसपास, 322 ही मान लो, 22 से 25 के बीच में कहीं भी। ठीक है, इस बार गैप जो है बहुत कम रहेगा 4600 और 2400 का। ठीक है, 322 से 25 कहीं भी जा सकती है, और ऐसी ये आपकी 315 प्लस रहने वाली है। ठीक है, तो ये एक मेरा आइडिया है, रफ आइडिया है, एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है जाए। 304 तक एससी की उम्मीद है कि 304 के आसपास एससी जाएगा, और इसमें अगर हम 15 से 20 नंबर भी जोड़ लें तो यही कट ऑफ आएगी, जो कि एक डिफरेंस एससी और जनरल में रहता है। तो मानना यही है मेरा कि 322 से 25 जनरल की जा सकती है, अगर कुछ टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं होते या कंप्यूटर में, तब ये थोड़ा ऊपर नीचे वेरिएशन आ सकता है। अगर बच्चों के नंबर बढ़ गए तो भी यही 325 के आसपास तक जा सकती है। अगर मैं ASO ME की बात करूँ लास्ट ईयर के एलोकेशंस की, अब मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज कि क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ASO ME की लगभग हर साल अगर आप देखोगे तो कट ऑफ जो है टॉप में ही जाती है इसकी, जैसे मैंने बताया टॉप 300 में। तो ये सारे चार्ट को आप समझ लेना, स्क्रीन पर है कितने कितने गई है। ठीक है, हर साल की मैंने डाली हुई है। अब इस साल की मुझे उम्मीद है कि 250 से लेके 270-80 रैंक तक ये ME मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इनकम टैक्स प्लस दिल्ली GST कंपेंसेट करेगा, और वो डेफिनेटली करेगा कि 90 सीट वो है, और प्लस लखनऊ जयपुर भी कंपेंसेट करता है। तो जो अपने होम स्टेट वाले की वजह से ऑप्ट करते हैं, भोपाल के भी काफ़ी बच्चे आने लग गए हैं अब। ठीक है, तो 90 तो ME की है ही है, प्लस 60 आपकी देखने को मिलेगी GST इंस्पेक्टर की, जो कि पैरेलली चलेगी ME के। ठीक है, तो 150 तो यही हो गया आपके, और ये 22-23 आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्लस अदर जोन्स वाले 20-30 प्लस 10-12 ED, सारे मिला के 250-300 के रेंज के आसपास बनेंगे। तो 345 अगर आपके हैं तो ME मिलने के चांसेस हैं, 345 346। OBC में 342 के आसपास चांसेस हैं, और हो सकता है ये थोड़ा बहुत वेरी कर जाए। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ। अब आगे चलता हूँ मैं। ME के बाद अगला CSS में। CSS में अगर मैं बात करूँ तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी 581 है, जितने भी ईयर्स में अगर हम देखें तो 1400 रैंक के आसपास तक इसकी जाने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे को लगता है कि 1400 रैंक जो है आपकी लगभग 335 के आसपास बन जाएगी। ठीक है, मतलब 5 नंबर पे तो बहुत ज़्यादा गेम हो जाएगा कि आप दिल्ली से सीधा साउथ पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3500 रैंक के आसपास 330, यानी कि वही आपके नंबर अगर बनेंगे यहाँ पर OBC में, तो इसके आसपास आपको मिल सकता है 3000 3500 इसी रैंक पे, 330-32 के आसपास, 32 भी जा सकती है। ठीक है, और ये आपका 315 तक SC में चांसेस रहेंगे CSS के। आगे चलते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर के एलोकेशन आपकी स्क्रीन पर है। 24 में अगर मैं बात करूँ तो इनकम टैक्स की उम्मीद है मुझे कि ये आपका 900 रैंक तक जा सकता है। 179 वैकेंसीज है, तो 338 के आसपास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कट ऑफ रह सकती है, जो कि आपको देखने को मिल सकती है 338 के आसपास। ठीक है, और ये आपका OBC कैटेगरी में 333 के आसपास देखने को मिल सकता है। EWS कैटेगरी में आपको 332 के आसपास देखने को मिल सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, जो लास्ट ईयर के एलोकेशन से मैंने निकाला है। क्योंकि 22 में अगर आप देखोगे 210 की ऑल इंडिया रैंक 1139 गई थी। ठीक है,
और 22 में भी ऑलमोस्ट सेम वैकेंसीज थी। यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे तो 900 रैंक तक की मेरे को उम्मीद है, 900 रैंक भी यहाँ पर बनेगी आपकी लगभग, ठीक है। और ऐसी ओबीसी में अगर देखूँ तो 333 के आसपास मेरे को लगता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर टैक्स असिस्टेंट की बात करूँ, लास्ट ईयर के लोकेशंस में 1200 सीट पर 8,000 कुछ पर था, इस बार 900 सीट्स हैं तो 7,000 पर मुझे उम्मीद है कि इनकम टैक्स असिस्टेंट लास्ट जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एयू ईडी की, तो एयू ईडी में अगर हम लास्ट ईयर के एलोकेशंस को देखते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऑल इंडिया रैंक 500 तक ही भर जाना चाहिए। तो 343 42 यही कट ऑफ इसकी एयू ईडी की रहने वाली है, ठीक है। ओबीसी में 341 के आसपास मुझे उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ जोन वाइज की, ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि जीएसटी की जोन वाइज, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि हमें क्या मिल सकता है। फिर मैं कुछ क्वेरीज भी लूँगा जिन्होंने मुझे मैसेज किए हुए हैं बच्चों ने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ दिल्ली जोन की, तो दिल्ली जोन में 64 वैकेंसीज़ है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि 250 रैंक के अंदर अंदर ही भर जाएगा, ठीक है। अंडर 250 रैंक, जिसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो 250 रैंक तक अगर ये भरता है तो 345 के आसपास मुझे लगता है कि जीएसटी दिल्ली यहाँ पर क्लोज हो जाना चाहिए। ये टोटली मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी अपनी एनालिसिस है, आप अपनी करके अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चीज़ों का एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस हो गया और मैंने जो एग्ज़ाम्स में ट्रेंड देखा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ की इसके बाद, और चंडीगढ़, लखनऊ और जयपुर, ठीक है, ये 3-4 जगह है जहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन और देखने को मिलता है इनके साथ ही। तो अगर जयपुर और लखनऊ की मैं बात करूँ तो वो इसी 345 में 44 में भर जाएंगे, इसी रेंज में, ठीक है। इवन इंक्लूडिंग रांची, ये बिहार वाले बच्चे भी इसको भर देंगे 344-45 में। अगर मैं बात करूँ फिर इससे आगे चंडीगढ़ जोन की, तो उसकी उम्मीद है, क्योंकि ये जब बच्चे डाल देंगे 342 वाले भी जीएसटी के चक्कर में, दिल्ली के चक्कर में, अगर जो दिल्ली वाले रहेंगे उनकी सेकंड प्रेफरेंस यही रहती है चंडीगढ़ या फिर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में मेरठ जोन लेके आप नोएडा ले सकते हैं, नोएडा वगैरह, ठीक है, गाजियाबाद। तो इसलिए हो सकता है कि चंडीगढ़ की कट ऑफ जो है इसके आसपास ही फिर आपको देखने को मिले 342 के आसपास ही, ठीक है। मतलब यही रेंज रहने वाली है 500 रैंक के आसपास इन्हीं जोन्स में। इवन भोपाल भी, जो मुझे लगता है कि अंडर 1000 भर जाएगा, ठीक है, अंडर 1000, क्योंकि इनके बाद भोपाल या यही चॉइस होगी मुंबई, जो बच्चे यहाँ के हैं, क्योंकि वडोदरा में 0 सीट्स है जो कंपनसेट करता, बाकी कोई ऐसा जोन नहीं बचा साउथ को छोड़ के। तो अंडर 1000 ये भर जाएगा आपका। इवन मुझे लगता है कि बेंगलोर भी इस बार अच्छे उसमें भर जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि 1000 तक ये सारा क्लोज हो जाएगा, और 1000 रैंक आपकी यही आप देखोगे तो 40 के आसपास ही बैठेगी, 340, ठीक है। तो जिसका स्कोर यहाँ है वही नॉर्थ जोन पर अपना रिस्क ले, वरना जीएसटी में अगर आप देखोगे तो रिस्क लेने में आपका लॉस हो सकता है। अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो कैटेगरी में थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा कैटेगरी की सीट्स में, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसीज है, 45 है, और 23 ये आपकी 22 चंडीगढ़ में है। तो कैटेगरी में आपको 5 से 7 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा भी देखने को मिल सकता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्ज़ाम देखा है, ठीक है। 7-8 नंबर का तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। अगर 345 अगर जीएसटी की जनरल में जा रही है दिल्ली की, तो हो सकता है कि 340, या हो सकता है 335 से 38 पे भी यहाँ पर आपको जीएसटी दिल्ली मिल जाए, ये ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, जैसा पहले इस ट्रेंड रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब कस्टम्स की, तो प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर आपको भरना चाहिए अगर आपको जीएसटी में 4-5 जोन नहीं बन रहे, और आपका स्कोर अगर 335 से 40 के बीच में है, ठीक है। अगर आप एएसओ सीएसएस नहीं ऑप्ट करना चाहते हो, और उसके बाद आप सेकंड ऑप्शन ढूंढ रहे हो, क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है भाई, जो नॉर्थ जोन है वो 342 के आसपास, जहाँ दिल्ली जीएसटी और जहाँ एमईए जा रहा है वहीं जाएगा, इसके ऊपर ही। तो आप ऑप्ट कर सकते हो 3 पोस्ट जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, अगर आपका रेंज इस रेंज में है स्कोर आपका, तो आप सीबीएन नारकोटिक्स वाली ऑप्ट कर सकते हो नॉर्थ के लिए, या आप एग्जामिनर ऑप्ट कर सकते हो सेकंड, ठीक है, या प्रिवेंटिव ऑफिसर। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ये 3 पोस्ट में से एक को डिसाइड करें। अगर आप एएसओ सीएसएस नहीं ऑप्ट करना चाहते, आपको लगता है क्लरिकल वर्क है, आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, आपको फील्ड जॉब करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक फाइल वर्क रहता है सिर्फ, यहाँ पर आपको चीज़ों की नॉलेज होती है एक्चुअली में, हाउ द सिस्टम वर्क, ड्रग्स जो है वो कैसे बनती है, क्या क्या रहता है, एग्जामिनेशन गुड्स जो है कंट्री से आते जाते कैसे हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर में भी सेम। तो आप ये 3-4 पोस्ट पर देख सकते हो अगर आपका स्कोर इस रेंज में, क्योंकि ये भी इस रेंज में ख़त्म हो जाएगा,
335 से 40 ये जो मैंने बताई है बाकी पोस्ट ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर आप हम आगे चलें और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की अगर आप देखो तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में दिल्ली में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, चंडीगढ़ में कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है, भोपाल में सिर्फ 3 पोस्ट है, तो भोपाल वाले को भी सोच समझ के रिस्क लेना। वडोदरा, ठीक है, या जयपुर में 1-2 हैं, कोलकाता में अच्छी पोस्ट है, तो आप लखनऊ में 1-2 है, यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। हिडन जैम है, एक तरीके से आपका लक लग सकता है कि आपको आपके स्टेट भी मिल जाए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, अगर इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे 22 वैकेंसीज़ हैं। तो हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली, अगर मैं स्पेशली दिल्ली की बात करूँ तो 348 के आसपास ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ की सीट्स कुछ मतलब जिनके नंबर कम है कंप्यूटर में वो लोग डालते हैं, प्लस जैसे मैंने आगे रीजंस बताए वीडियो में वो लोग। ठीक है, तो हो सकता है 345, 46, 48 यहीं ये घूमे, ये तीनों चारों जोन जो है ना। और कोलकाता इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हर जगह देखने को मिल रही है कोलकाता में, तो कोलकाता वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कोलकाता से और किसी और जोन में काम कर रहे हो तो इस बार जीएसटी में थोड़ा रिस्क ले सकते हो। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, जो बच्चों की क्वेरीज़ है। आपकी भी कोई क्वेरी है तो मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेरीज़ की अब बात करूँगा, जिनकी क्वेरीज़ जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है। ठीक है, एक ने किया है कि मुझे गाइडेंस चाहिए, मैं ऑलरेडी CGL 20 से GS बेंगलोर जोन में हूँ और CGL 24 में 333 मार्क्स आए हैं 18 वाली शिफ्ट में। तो दिल्ली इन्हें नहीं मिल रहा, इन्हें पता है कि, और जनरल कैटेगरी से वडोदरा में भी 0 है, तो क्या चंडीगढ़ जोन मिल सकता है? देखिए, अगर आपके नॉर्मलाइज जैसे मैंने बताया 340 तक पहुंच जाते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली आपको मिलने के चांस है चंडीगढ़। 340 मान के चलो उसमें भी। ठीक है, और मतलब ये मेरा व्यू है, और आप अपनी रिसर्च करें, अपने हिसाब से भरें। इट्स योर स्कोर, इट्स योर टाइम टू डिसाइड। आपको हर जगह देखना है, बट डिसाइड आपको करना है। ठीक है, और तो ट्रांसफ़र ओपन होने के कोई चांस नहीं है कैडर स्ट्रक्चरिंग में भी, मैं जो मेरी नॉलेज है। ठीक है, तो ASO CSS आप ऑप्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली वो मिलने के चांस है। अगला किसी ने मैसेज किया है कि 314 मार्क्स है मेरे CGL मेंस में 20 जनवरी को, क्या मुझे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए? क्या चांसेस है कि जो चैलेंज क्वेश्चन है वो सही हो जाए? यस, चांसेस बहुत ज़्यादा है, हो भी सकते हैं। और आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने में जा क्या रहा है मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर बैठ के आधा घंटा यार भर दो, थोड़े से ऑप्शन डिसाइड कर लो और रफ में डिसाइड करके अपने डिस्कस करके जिनको जानते हो तो भर के ख़त्म करो। मिल ली होगी एक जॉब, मिल जाएगी। ना भरने से तो कुछ नहीं मिलना आपको। ठीक है, तो ये दो। एक ने बोला कि मैं ऑलरेडी ASO CSS हूँ CGL 23 से, मुझे अब मेरा होम स्टेट चाहिए बिहार, GST एक्साइज इंस्पेक्टर से, मेरी बॉडी थोड़ी स्लिम है, क्या मैं मतलब चेस्ट एक्सपेंशन में वो हूँ अनेबल? यार ऐसा नहीं है कि चेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा सीरियसली देखा जाता है, आपको जो है कंसिडर कर लेते हैं, तो ऐसा नेसेसरी नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट की एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। मेडिकल में ज़्यादा जनरल हाइट ऐसा कोई टेस्ट नहीं, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, डिपेंडिंग ऑन दी जोन जहाँ आप सेलेक्ट हो रहे हो वहाँ पर ये 3-4 बेसिक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हो, री मेडिकल होता है, फिर उस री मेडिकल के बाद भी री मेडिकल होता है, आपको दवाई दी जाती है, आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर मेडिकल होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार मेडिकल में फेल हो गया और निकाल दिया, 2 से 3 बार आपका मेडिकल रिकंडक्ट होगा, आपको दवाई वाई देकर ट्रीट करेंगे पहले। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं आपको और फिजिकल टेस्ट तो बहुत नॉर्मल है, साइकिलिंग वगैरह है, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, वो सबका हो जाता है जब आप सीरियसली लेंगे। कलर ब्लाइंड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, ASO IB SI CBI ये सब मैंने बता दिया है कि चेंज होगा, आप वेट करें। ठीक है, किसी के अब जैसे किसी का प्री में 178 थे और मेंस में 323, तो UR से सीट लोगे आप, जैसे मैंने बताया। बाकी जगह पर आप UR से अगर लेते हो तो आपको कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से हो, बट सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट में नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है इस पर एक वीडियो बना दो। ऑप्शन जो आ रहे हैं, लाइव एग्जाम, माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये आ रहा है। ठीक है, मैं इसकी एक फ़ोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, SSC कोर 123 जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर, इसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस ग्रुप पे फोटो डाल दूंगा स्टेप वाइज क्या करना है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। वीडियो में लगभग रात को ही बनाता हूँ, 1:30-2 बजे। ठीक है, जब मुझे टाइम मिलता है तो आप देख लेना, इस पर ज्वाइन कर लेना, मैं स्टेप वाइज डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल इतनी क्वेरीज थी, अगर किसी और का कोई और डाउट हो तो कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट कि 40 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, बट आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। तो नाउ इट्स योर टाइम, आप अपना डिसीजन लें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। और जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं इंस्टाग्राम पर, मैं कोशिश करता हूँ उनके जवाब देता रहूँ। ठीक है, वंस अगेन जय हिंद, थैंक यू सो मच।